रागिनी शर्मा अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर के साथ। आज मैं बताऊंगी आपको केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक टर्म, कॉन्सेप्ट भी नहीं, बेसिक टर्म्स जो हमें जिन टर्म्स को हम पढ़ते तो हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि क्या मीनिंग है। और हकीकत की बात यह है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, अगर आपको उसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आपको कंफ्यूज करता रहेगा और कहीं ना कहीं आप भटकते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम ऐसे चलेंगे केमिस्ट्री में जैसे हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से। तो सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है केमिकल प्रोसेस की, है ना। केमिकल प्रोसेस जो ये बताएगा कि कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर है वो जिसके पास अपना मास है, जिसका अपना एक स्पेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मैटर है वो कांस्टेंट है। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द मैटर। तो अगर हम मैटर को ध्यान से स्टडी करते हैं तो हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। जब हम मूव करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की ओर तो हम देखते हैं 3 स्टेजेस: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड क्या है? सॉलिड वो है जिसका वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड है। वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड है। इनके जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत लेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इनकी शेप को वॉल्यूम हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते, हम इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते अगर हम कोई एक्सटर्नल मीडियम का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या है? लिक्विड वो है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि लिक्विड क्या है, जैसे वाटर आप ग्लास में रखिए तो ग्लास का शेप है, आप प्लेट में रखिए प्लेट का शेप है, आप बकेट में रखिए बकेट का शेप है। तो लिक्विड वो है जिसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है लेकिन उसकी शेप कांस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम गैसियस फॉर्म की। गैसियस फॉर्म वो है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही चेंजेबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। इसको अगर हम एक पर्टिकुलर स्पेस पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें फिजिकल कंडीशंस को अप्लाई करना होता है। अब बात अगर हम इन तीनों कंडीशंस की करते हैं तो दीज 3 कंडीशंस आर इंटरचेंजेबल। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में। ठीक है, ये सारे जो फेजेस हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे हम 9 टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2 टाइप्स का होता है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस से ही मिलकर बना है, बट इसके अंदर सब्सटेंसेस 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। जैसे अगर कार्बन कह दिया देन कार्बन प्योर। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के अंदर 2-3 फॉर्म्स और मिक्स्ड है। अब अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो वी कैन क्लासीफाई द मिक्सचर इन द 2 पार्ट्स, होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म इज दैट फॉर्म इन विच वी कांट सेपरेट विच कंस्टिट्यूएंट इज दिस, जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन किसका पार्ट है। जस्ट लाइक प्लाज्मा, जस्ट लाइक प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस वो होता है जिसके अंदर हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ब्लड, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग। अगर कभी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखें या घर में किसी मेंबर की ब्लड रिपोर्ट देखें तो उसमें सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आरबीसी इतना काउंट, डब्ल्यूबीसी इतना काउंट, है ना। तो सारी चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट जिसमें किया जा सकता है, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल इज ब्लड। इसके बाद अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की तरफ मूव करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस हैं हमारे 2 टाइप के, एलिमेंट एंड कंपाउंड।
एलिमेंट्स हो गए हमारे 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। मेटल तो क्लियर होंगे, ठीक, मेटल को तो ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन मेटल की बात करें तो ये भी आपको क्लियर होगा। मेटालॉइड्स क्या है? मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो एलिमेंट वाला सेक्शन है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका लिंक है, आप उसे देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? मैम ये भी तो नेचर ने प्रोवाइड किया है। फिर क्या डिफरेंस है? दोनों को ही नेचर ने प्रोवाइड किया। तो ऑर्गेनिक का बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, इन नॉन लिविंग फॉर्म। थिंग्स भी कहना गलत होगा, नॉन लिविंग फॉर्म। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया सेलुलोज, ठीक है। इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम। लेकिन याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोनों को मिलाकर ही किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम सोडियम और पोटेशियम की ही हेल्प से चलता है, ठीक है। लेकिन जब इसको डिफाइन किया जाता है तो ये किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक होता है वो लिविंग थिंग्स में मिलेगा, जो इनऑर्गेनिक है वो नॉन लिविंग थिंग्स में मिलेगा। बुक में इस चीज़ को ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। अब हम अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे जाते हैं तो एक पॉइंट और है इसमें जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सब्सटेंसेस को इनके अक्रेंस के अकॉर्डिंग, इनकी नेचर में प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ही केमिस्ट्री का डेरिवेशन हुआ है। तो इसीलिए जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमें 3 सेक्शन, मेजरली 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप 12th क्लास तक रीड करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अनलिमिटेड पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन मेजरली जो हम इंटर क्लास में करेंगे दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें ये बताएगा रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, किस तरह से हम उसकी स्पीड को काउंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन हमें ये बताएगा कि भाई ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से मिला है, कैसे हम इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी मेटलर्जी वाला सेक्शन सारा इसमें आ जाएगा। कौन सा गैस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, ये सब कुछ हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ द कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर के अंदर जिसके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कंडीशन, वैलेंसी इसकी टेट्राहेड्रल होती है। तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़े कंपाउंड्स का ऑरिजिन होता है इस कार्बन की वजह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये कार्बन और उसकी फैमिली मेंबर्स की स्टडी है, ये मेटल्स की स्टडी है, और ये रिएक्शन कैसे होगा उसकी स्टडी है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो भाई केमिस्ट्री में हमें एक चीज और मिलती है, वो है एटम, ठीक है। और एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल भी मिलता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिलता है, ठीक है। तो अगर हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है और ये क्या है। बेसिकली ये कंपोनेंट पार्टिकल हैं किसके? एटम के। यानी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
मिल जाएंगे तो बनेगा एटम। अब एटम जब इकट्ठा हो जाएगा तो बनेगा मॉलिक्यूल या मोल की अगर हम बात करें, है ना, मॉलिक्यूल या मोल की बात करें। अब एटम और मोल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कार्बन, मैंने कहा ऑक्सीजन, मैंने कहा नाइट्रोजन, तो अगर मैं ऑक्सीजन कह रही हूं तो दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक, तो ये वाली कंडीशन मोल की होती है। मोल कैन लिव इन फ्री स्टेट, मोल नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ मोल। एटम like singular element like carbon, oxygen, nitrogen. Atom never live in the free state but in the chemical reaction atom takes part. हम इक्वेशन में जब लिखते हैं हम मोल लिखते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है तब हमारा मोल एटम में कन्वर्टेड हो जाता है। While in the reaction मोल कन्वर्टेड into atom, then the reaction takes place. दूसरी बात, अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा एटम है ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, लेकिन भाई मैंने आपको अपनी सभी वीडियो में यही बोला है, एक्सेप्शन सबके साथ रहता है। एक्सेप्शनल केस क्या हो गया, हमारी नॉर्मल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये एक्सेप्शन है एटम का। एटम का एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि एटम के लिए कहा जा सकता है कि एटम जो है फ्री स्टेज में नहीं रह सकता, लेकिन एक्सेप्शनल केस है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन, ये फ्री स्टेज में रह सकते हैं। ठीक है, तो एटम का भी एक्सेप्शन है। मॉलिक्यूल मैंने मोल आपको बता दिया। ये अब एटम, मोल, मॉलिक्यूल को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब इसके बाद हम मूव करेंगे 11th और 12th की केमिस्ट्री की तरफ। अब आप मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।